Hello friends, welcome to Prep on IAS, and in this lecture number 3 of Basic Science and Tech, we will see some of the basic and fundamental things about the matter. Matter के बारे में हमने पहले भी बातें की हैं, उसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बातें की हैं, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपसे कुछ और डीप लेवल की बात करना चाहता हूं जो कि आजकल न्यूज़ में रहने की वजह से एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबने सुना होगा कि हिग्स बोसॉन क्या है। हिग्स बोसॉन क्या है आपने सबने सुना होगा। हिग्स बोसॉन नाम का एक पार्टिकल है, तो उसकी बात करेंगे आज हम। आपने सुना होगा क्वांटम फील्ड होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स होती है, क्वांटम कंप्यूटर होता है, उसका ओरिजिन क्या है उसकी बात करेंगे। देन आपने सुना होगा इंडिया एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने जा रही है। कहाँ पे? कहीं कर्नाटक में हिल्स के अंडर दी अर्थ क्यों बनाने जा रही है और न्यूट्रिनो क्या होते हैं। तो आज हम बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, जो मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ है फंडामेंटली, उनकी बात करेंगे। देन उन पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट्स होते हैं बनते हैं वो क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। और फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं तो वो आप मुझे ये बताइए, जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें फिजिक्स आती है, इवन बेसिक साइंस आती है, आप मुझे दो चीज़ बताइए। मैं आपसे दो चीज़ पूछ रहा हूँ और बेसिक चीज़ें हैं। पहला तो है, इज ग्रेविटी ए फोर्स? इज ग्रेविटी ए फोर्स? क्या ग्रेविटी फोर्स है? ठीक है, जो लोग ये सोचते हैं उन्हें फिजिक्स या बेसिक साइंस आती है वो इसका आंसर कीजिए विदाउट नेट को चेक किए बिना। गूगल से पता नहीं करें प्लीज़। और अगर गूगल से भी पता कर रहे हैं तो फिर एक और स्टेप है इसमें, इफ़ नॉट देन वाई। अगर नहीं है तो क्यों, ठीक है, और अगर है तो क्यों, ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। सेकंड है, व्हाट इज मास? मास क्या होता है? फंडामेंटली आप मास को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं पूछूं आपका मास 70 kg है, वो तो वेट हो गया। आपका बॉडी का मास क्या है और वो किस वजह से है, वो मुझे आप एक्सप्लेन करके बताइए। तो ये सारी चीज़ें करंट में न्यूज़ में रहने की वजह से, ऑल्दो बहुत डीप रिसर्च की चीज़ें हैं, कहाँ आ जाती हैं? एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं। तो मैं आपको इस सारी चीज़ों को, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ग्रेविटी, ये सारी चीज़ों को समराइज करके बता देता हूँ, जो कि आपको ना तो रिसर्च में जाना पड़े और ना ही ऐसा हो कि आपसे इनमें से कोई चीज़ छूटे। आपको इसके बाद इनमें कभी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा चार्ट टाइप का बना के मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, कैसे चीज़ें कनेक्टेड है, फंडामेंटल क्या है और डेराइव्ड चीज़ें कौन सी हैं फंडामेंटल से। तो आगे बढ़ते हैं फिर। इन दो क्वेश्चनों को प्लीज़ कमेंट्स में आंसर कीजिए और मुझे बताइए। हमने बात की थी मैटर। मैटर इज, जो भी हम आसपास अपने देखते हैं वो क्या है? इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। फर्स्ट लेक्चर में बात की थी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है, मैटर, इसका दो मतलब है। एक तो मैटर स्पेस में कंटिन्यूस नहीं है, वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनाए, चाहे वो कितने भी छोटे हों, ठीक है। सेकेंडली, एक लिमिट आएगी जब आप इन पार्टिकल्स को डिवाइड कर सकते हैं और उस लेवल पे जाके आप इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो बेसिकली दे आर सेपरेटेड बाय स्पेस बिटवीन देम, एंड सेकेंड दे हैव ए स्मॉलेस्ट साइज। उसके बाद आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट साइज, इनडिविजिबल हो जाते हैं एक लेवल पे जाके, स्मॉलेस्ट साइज होता है इनका। उसके बाद आप इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस जो सेंटेंस है उसका ये मतलब है रियलिटी में। ये हो गया। अब हम बात करेंगे जो ये स्मॉलेस्ट साइज क्या है और इससे फिर कैसे फोर्सेस के इंटरेक्शन से, पार्टिकल प्लस फोर्सेस के इंटरेक्शन से पूरी यूनिवर्स या क्रिएशन का जन्म हुआ है। जब मैं अभी मैटर बोल रहा था तो उसमें एक चीज़ इनहेरेंट थी,
मैटर का मतलब, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैटर का मतलब मैं यहाँ पे क्या, जो मैटर प्लस एनर्जी दोनों की बात कर रहा हूँ, जो ऑर्डिनरी मैटर प्लस एनर्जी है इसकी, इसमें एनर्जी भी आ जाती है, मैटर भी आ जाता है। इससे बाहर क्या रह जाता है, जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी एंड मैटर, ये बाहर रह जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कंप्राइज्ड ऑफ दिस ओनली, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, 95% यही है। अब मैटर में जो मैंने बात की थी कि मैटर किसका, पार्टिकल्स का बना है, चाहे वो एनर्जी हो या मास वाली चीज़ हो, मास हो या फिर वो एनर्जी हो। मैटर में दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक तो मास और एक एनर्जी के पार्टिकल्स। पहले हम मास के पार्टिकल्स की बात करते हैं, जिन्हें जनरल लैंग्वेज में मैटर बोल दिया जाता है, और एनर्जी को फोर्स या एनर्जी कैरियर बोल दिया जाता है, फील्ड भी बोल दिया जाता है। मैटर जो मास वाले पार्टिकल है, मास वाले जो पार्टिकल है, मास पार्टिकल्स, उनकी बात करें तो वो कौन से हैं, पहले देखते हैं उन्हें। उनको हम बेसिकली जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं तीन में डिवाइड कर सकते, दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं क्वार्क्स और दूसरे होते हैं लेप्टॉन्स। क्वार्क्स कई टाइप के हो सकते हैं, जो मेन है वो है अप एंड डाउन, ठीक है। ये बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, पर जो मेन है जिनसे मोस्ट ऑफ द मैटर बना है वो है अप एंड डाउन। लेप्टॉन भी कई टाइप के हो सकते हैं, इनमें जो मेन है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यूऑन एटसेट्रा। आप बोल रहे होंगे क्यों डिवाइड किया है, इनके पास भी मास है, इनके पास भी मास है, तो डिफरेंस क्या है, क्वार्क्स आर हैवियर, ये क्या है, हैवियर है एज कंपेयर टू लेप्टन्स, ये लाइट इन टर्म्स ऑफ मास, इनका मास कम है और इन पार्टिकल्स का मास ज़्यादा है। इतना हो गया। इनको जो मास वाले पार्टिकल्स हैं इनको हम इन जनरल क्या बोल देते हैं, फर्मियंस। आप इन्हें याद रखिए मत रखिए, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं, जिससे आपको जो न्यूट्रिनो वगैरह जो रिसर्च चल रही है वो समझ में तब आएंगी जब आपको पहले बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पता होंगी। ये फर्मियंस हो गए। और न्यूट्रिनो आपको याद रखना है, ये न्यूट्रॉन नहीं है जो कि न्यूक्लियस में रहता है एटम के, वो नहीं है, ये न्यूट्रिनो है, एक ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन के बराबर मास का है, जिसका मास बहुत कम है एज कंपेयर टू क्वार्क्स, लेकिन उसके पास चार्ज नहीं है, अनलाइक इलेक्ट्रॉन विच इज डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रिनो उससे डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसको फिर आप कह लीजिए डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमें जो डिटेक्टर बनाने पड़ते हैं वो बहुत बड़े बनाने पड़ते हैं, जैसे कि थुंगी हिल्स इन आई थिंक तमिलनाडु में थुंगी हिल्स में एक ऑब्जर्वेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने का प्लान कर रही है, काम चल रहा है टू ऑब्जर्व न्यूट्रिनो, क्योंकि ये बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं, तो इनके लिए जो ऑब्जर्वेटरी बनाई जाती हैं वो बड़ी बनाई जाती हैं। अब आपको समझ में आया कि कैसे हम न्यूट्रिनो को क्यों इतनी गहराई में धरती के अंदर जाके खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी के थ्रू एनी टाइम पास होते रहते हैं विदाउट इंटरेक्शन। तो हम वहाँ ऐसे बैरियर बनाएंगे जो न्यूट्रिनो को, जिसका मास कम है, उसे भी रोक सके। ये तो हो गए मास पार्टिकल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइट, आपने सुना होगा लाइट के क्या है, एक किसके थ्रू, स्पेस के थ्रू कैसे ट्रेवल करती है लाइट, फोटॉन्स या वेव्स के थ्रू, है ना, वेव नेचर या फोटोन नेचर कह लीजिए। तो लाइट क्या है, एक पार्टिकल के थ्रू स्पेस में ट्रेवल करती है, क्या बोलते हैं उसे, फोटोन। फिर ये फोटोन क्या है, आप सबने अगर थोड़ा बहुत भी समझा होगा फिजिक्स को या इवन सिंपल पता होगा, तो फोटोन इज ए मासलेस पार्टिकल। तो एक तो हो गए मास वाले पार्टिकल, एक हो गए ऐसे पार्टिकल जो कि फोर्स ट्रांसमिट करते हैं, फोर्स के कैरियर होते हैं, और उनका मास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है,
डिपेंडिंग ऑन कि वो जो हिग्स बोसॉन फील्ड है, अब आया है हिग्स बोसॉन, डिपेंडिंग ऑन कि वो जो हिग्स बोसॉन फील्ड है उससे इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं। समझाता हूँ। फोर्स कैरियर की बात करते हैं। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। एक तो हो गए जो ऑल परवेडिंग है एंड स्केलर है, ऑल परवेडिंग। इसीलिए हिग्स बोसॉन को क्या बोला गया है? गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसॉन इज ए पार्टिकल या फील्ड कह लीजिए। अभी मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा पार्टिकल और फील्ड में क्या डिफरेंस है और कैसे फील्ड पार्टिकल को जन्म देता है, वो डीप फिजिक्स हो जाएगी। फिलहाल ये समझ लीजिए हिग्स बोसॉन एक ऐसा फील्ड है जो कि पूरी यूनिवर्स में स्पेस जैसे परवेडिंग करता है, हर एक चीज़ में स्पेस है, वैसे ही हिग्स बोसॉन फील्ड भी परवेड करता है। और वो पार्टिकल्स को, जो हमने अभी 4 पार्टिकल की बात की है, जो भी पार्टिकल थे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स वगैरह, उनको मास देता है हिग्स बोसॉन। ऑल परवेडिंग ही है ये, हिग्स फील्ड के थ्रू ये सबको, फील्ड के थ्रू ये फंडामेंटल पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी कब हुई है? 2012 में। किसकी? पार्टिकल की, 2012 में। और ये प्रिडिक्ट किया था कब? 1965 में। कुछ साइंटिस्ट थे जिनमें से एक साइंटिस्ट क्या थे, कौन थे? हिग्स पीटर। उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है हिग्स। और बोसॉन एक टाइप के पार्टिकल होते हैं, फोर्स कैरियर को हम बोसॉन भी बोल देते हैं, बेस्ड ऑन इंडियन साइंटिस्ट जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, उनके नाम पे हम बोसॉन को, इन पार्टिकल्स को बोसॉन बोल देते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। एक तो ये हो गया जो मास प्रोवाइड करवाता है सारे पार्टिकल्स को। और मैंने आपसे बात की थी कि 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं नेचर के। कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनको कोई तो पार्टिकल ट्रांसमिट करता होगा, उस फील्ड में कोई तो पार्टिकल रहता होगा क्वांटम नेचर का। तो वो है, पहला है ग्लूऑन, क्वार्क्स को बांधने में जो मदद करता है और क्या बनाता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनाता है, उसे क्या बोल देते हैं हम? ग्लूऑन। जो किसको जन्म देता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड देख लीजिए, सेकंड है फोटोन। जिस फोटोन की हम बात कर रहे थे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उससे रिलेटेड है, उसको ये ट्रांसमिट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो लाइट जिससे ट्रांसमिट होती है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये मैक्सवेल ने बहुत पहले बता दिया था। उन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी है, उन्होंने उसे 1850s में ही कंबाइन करके एक यूनिफाइड थ्योरी दे दी थी। देन फिर होते हैं जी बोसॉन एंड डब्ल्यू बोसॉन। तो आपको पता कि अगर एक एलिमेंट में, एक न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन आपस एक जगह पड़े हुए हैं विदाउट रिपल्सन, तो उन्हें कौन रोक रहा है दूर भागने से? ये वीक न्यूक्लियर फोर्स को जन्म देते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो पार्टिकल हैं 4, इनको हम क्या बोल देते हैं? वेक्टर या गॉज बोसॉन। ये डायरेक्शनल होते हैं। जैसे विंड की एक जगह पे आप खड़े हो जाएं तो मैग्नीट्यूड भी रहेगा, कितनी तेजी से विंड चल रही है, और डायरेक्शन भी रहेगी कि किस दिशा में चल रही है। अगर आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं एक उसी पॉइंट पे, तो वो आपके अगेंस्ट जाएगी, आपको असिस्ट नहीं करेगी। और अगर आप उसके साथ चल रहे हैं तो वो आपको चलने में असिस्ट करेगी। तो ये जो फील्ड है, ये क्या है? पॉइंट के साथ एक पॉइंट पे इनकी वैल्यू भी रहती है और इनकी डायरेक्शन भी रहती है। हिग्स बोसॉन जो फील्ड है, ओनली स्केलर फील्ड है जो अभी तक यूनिवर्स में मिला है। तो इसीलिए इसे ऑल परवेडिंग गॉड पार्टिकल या हिग्स फील्ड भी बोल देते हैं। इतना बेसिक हो गया। और हिग्स को गॉड पार्टिकल क्यों बोला गया? बिकॉज इट इज ऑल परवेडिंग। जैसे स्पेस परवेडिंग है, सब जगह पे स्पेस है, वैसे ही हमें जो मास प्रोवाइड करवाता है वो हिग्स भी सब जगह परवेड करता है। इतना हो गया। आपने एक चीज समझ ली कि क्वार्क्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो
जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और म्यूऑन हो, न्यूट्रिनो हो, ये सारे इंटर कन्वर्टेबल हैं। कैसे? कोई फोटोन छोड़ देगा जब इससे इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कोई इससे। ये बेसिकली इंटरेक्ट किसके थ्रू करते हैं? जो फोर्स कैरियर या जो फील्ड कैरियर पार्टिकल हैं उनके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे इंटर कन्वर्टेबल हैं। इसका मतलब ये है कि फोटोन की जो एनर्जी है, ध्यान से सुनना, फोटोन की जो एनर्जी है वो किसमें? इंटर कन्वर्टेबल है, इलेक्ट्रॉन में। आप इलेक्ट्रॉन से आपको फोटोन मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितने फोटोन देने हैं, वो सब डिफरेंट थिंग है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है जो आइंस्टाइन बहुत पहले कह गए थे, और उन्होंने ही बेसिकली ये बताया था, मैं नहीं बता रहा हूँ, कि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास एंड इनटू सम कांस्टेंट। एनर्जी और मास फंडामेंटल लेवल पे इक्विवेलेंट है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला है कन्वर्ट करने का। बेसिकली अगर हम इसे कांस्टेंट माने तो एक चीज़ समझ में आती है, एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट एट फंडामेंटल लेवल। वो एक ही चीज़ है फंडामेंटल लेवल पे। और अगर आपने किसी ने स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सन या अर्थ हैं जो वो किसको, स्पेस टाइम को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। किस वजह से? मास की वजह से, जो हिग्स फील्ड की वजह से जो उन्हें मास मिल रहा है। और ये सिर्फ स्पेस को कौन बेंड करता है? सिर्फ मास नहीं करता है, जो एनर्जी एज ए मास एक्ट करती है वो भी इसे बेंड करती है। इसीलिए जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का फेनोमेनन है वो भी इसी से एक्सप्लेन होता है। आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग देखनी है, प्रेपॉन पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, प्लीज़ उसे देखिए। हमने देख लिए फंडामेंटली नेचर में कितने 2-3 चीज़ें ही एग्जिस्ट करती हैं। कुछ तो ये इधर आप कह लीजिए मास पार्टिकल्स, इधर फोर्स के कैरियर्स जिनसे फोर्स लग रहा है उनके कैरियर्स। तो मास पार्टिकल्स को हम 2 में डिवाइड कर लें। यहाँ मैं आपके लिए चार्ट बना देता हूँ। क्वार्क्स, पूरी समरी जो अभी तक बोला है, एंड देन लेप्टन। दीज आर हैवी। क्वार्क्स क्या है? हैवी हैं, और ये लेप्टन क्या हैं? हल्के हैं। लेप्टन का एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन एक टाइप का लेप्टन है। इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन क्वार्क्स से मिलके क्या बनते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्वार्क्स हैं। कुछ 2 या 3 क्वार्क्स रहते हैं दोनों में, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी पोलैरिटी क्या है, वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बनाते हैं। एक तो ये हो गया। और फोर्स पार्टिकल में हम बात करें तो कुछ तो हो गए वेक्टर फोर्स वाले, जो कि 3 फोर्सेस को जन्म देते हैं, वेक्टर। और ये चौथा जो है हिग्स फील्ड या हिग्स पार्टिकल, ये किसको? मास को जन्म देता है, एंड दिस इज ए स्केलर फील्ड। ये याद रखना है। ये हो गया समरी। आपको समझ में आ गया कि जो भी न्यूज़ में बातें चलती हैं वो क्या चलती हैं, क्यों चलती हैं। हमें पहली बार हमने कंफर्म किया कि जो हमारा मास है वो किस वजह से जनरेट हो रहा है, वो हमने पहली बार कब कंफर्म किया? एक्सपेरिमेंटली 2012 में। इसीलिए इसको इतना हाइप मिला हुआ था। इससे पहले भी लाइफ थी, पर हम लाइफ का एक ऐसा पर्सपेक्टिव सीखे उस दिन जब ये डिस्कवरी हुई, किसमें? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो सर्न का पार्टिकल एक्सेलरेटर है स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे। उससे हम ये सीखे कि बेसिकली जो हमारा मास है वो कहाँ से जन्म होता है। तो अब मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्वेश्चन कि मास क्या होता है, उसका प्लीज़ आंसर ढूंढ के नेट से बताइए। ये आपका काम है। और नहीं ढूंढ पाते हो तो मैं तो बताऊंगा ही अगले लेक्चर में। ये फंडामेंटल पार्टिकल हो गए। अब आपको एक चीज़ समझ में आई कि अगर फंडामेंटल पार्टिकल ही होते जो कि 10⁻⁻20 मीटर की रेंज में है, तो हम तो मीटर की रेंज में हैं। अगर हमारे साइज को आप 10⁻20 से डिवाइड कर दें तब ये पार्टिकल मिलेंगे। तो यानी कि यूनिवर्स में खाली यही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनफैक्ट यही नहीं करते हैं, इनके कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो अब उन कॉम्बिनेशन की बात की जाए, वो कॉम्प्लेक्सिटी जो कि यूनिवर्स में आफ्टर बिग बैंग स्टार्ट हुई थी उसकी बात करते हैं। आपने इन्हें लिखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये क्या होते हैं? 3 क्वार्क्स को मिला दीजिए। 3 क्वार्क्स ये हैवी होते हैं, बताया था मैंने। इनको मिला दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन
एंड प्रोटॉन कैसे मिलाएंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, जिसका चार्ज या कैरियर कौन है? ग्लूऑन। वो याद नहीं रखना है, आप इतना याद रखिए कि 3 क्वार्क्स को मिला दिया हमने, हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल गया। न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन की बात करें, उसमें एक डाउन क्वार्क रहता है और 2 अप क्वार्क रहते हैं। आपको इससे ज़्यादा वैसे तो इतना भी ज़रूरत नहीं है, पर इतना कुछ लोग पूछ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है जब तीनों एक ही, जब दोनों एक 3 ही क्वार्क से मिलके बने हैं तो डिफरेंस ये है। ठीक है, यहाँ से इसका चार्ज आता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का चार्ज कैंसिल हो जाता है। और बढ़ते हैं हम आगे। तो न्यूट्रॉन पे क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज, नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड से वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। और प्रोटॉन में +1 इलेक्ट्रिकल चार्ज है। जितना इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिकल चार्ज है उतना ही प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रिकल चार्ज है। देन आपको पता है एटम में 3 एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 2 की बात हमने कर ली। इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था खुद ही एक फंडामेंटल पार्टिकल है, वो किसी से मिलके नहीं बना है, वो लाइट इन वेट होता है, लाइट इन वेट एंड हैव इलेक्ट्रिकल चार्ज अपोजिट टू प्रोटॉन, हैव इलेक्ट्रिकल चार्ज अपोजिट टू प्रोटॉन के अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। तो अब हम आ जाते हैं अपन, जो हमारी जो सारी चीज़ें देखते हैं हम, वो जिस चीज़ से बनी हैं वो इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलके बनती हैं। उन्हें क्या बोल देते हैं हम? एटम्स। सब एटॉमिक देख लिया, मतलब एटम से भी छोटे एटम्स देखते हैं हम। एटम्स का क्या कंपोजिशन रहता है और उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है। कंपोजिशन की बात करें हम तो कंपोजिशन ये रहता है कि एक एटम में सेंटर में, क्योंकि हैवी है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बंधे पड़े रहते हैं एक जगह। ठीक है, कुछ न्यूट्रॉन कुछ प्रोटॉन, इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा डिपेंडिंग ऑन कितने प्रोटॉन है। मान लीजिए 2 प्रोटॉन है तो 2+ इलेक्ट्रिकल चार्ज है। अब आपको पता है अगर आपके वेट ज़्यादा है, सन में वेट ज़्यादा है, तो अर्थ उसके ग्रेविटी की वजह से चक्कर काट रही है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में फोर्स में होता है कि जिसका वेट ज़्यादा है वो पार्टिकल अपनी इनर्शिया की वजह से पोजीशन चेंज नहीं करेगा और जो लाइटर पार्टिकल है वो उसका चक्कर काटेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, और एटम हमें पता है कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अगर हम पूरे इलेक्ट्रॉन को देखें, पूरे एटम को देखें, तो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ये हमें क्या मिल गया है? एक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसमें एक न्यूक्लियस है जिसमें कुछ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, और उतने जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। कुछ और चीज़ें यहीं देख लेते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक नंबर, कि इस एटम का नंबर क्या है। क्योंकि ऐसे एटम कई सारे एग्जिस्ट करते हैं तो उसे हम एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम बोल देते हैं एटॉमिक मास, क्योंकि मेजरली इनका ही मास रहता है एक एटम में। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल रहता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट, कितना होता है? ऑलमोस्ट, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, 1/1800 ऑफ मास ऑफ ए प्रोटॉन, मास ऑफ ए प्रोटॉन। तो आप इन्हें गिने या ना गिने बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इतना समझ में आ गया। तो ये हैवी न्यूक्लियस सेंटर में बैठा हुआ है और लाइट इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल इसके चक्कर काट रहे हैं। बेसिकली अगर हम नेचर में देखें तो ना क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन अकेला घूमता डोलता नजर आएगा, ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपको अकेले घूमते नजर आएंगे। बेसिकली एग्जिस्ट क्या करता है? एटम या उसका कॉम्बिनेशन। तो ये एटम कई टाइप के हो सकते हैं। किसी में हो सकता है एक ही प्रोटॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काट रहा हो, न्यूट्रॉन भी ना हो। किसी में हो सकता है कई सारे प्रोटॉन हो, कई सारे न्यूट्रॉन हो, और वो
उतने ही जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। मान लीजिए ये आयरन का एटम है, आयरन Fe जिसे बोलते हैं, इसमें हमारे पास क्या है 26 प्रोटॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है एंड 30 न्यूट्रॉन है। तो अब मुझे बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया डिपेंडिंग ऑन प्रोटॉन नंबर 26 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कितना हो गया, एटॉमिक मास कितना हो गया 26 प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर 56। ये कॉम्बिनेशन बन गया है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का, इन्हें हम एटम बोल देते हैं। वंस अगेन एटम का साइज देखेंगे आप, वो कितना है 10⁻⁻10 मीटर। अभी भी अगर हमारे साइज की बात करें तो एटम बहुत छोटे हैं, तो हम कहाँ से आए, हम क्या हैं बेसिकली, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और चीज़ें साइज में बड़ी होती जाती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई है आप। अब आपने क्या किया, अभी तक तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही मिला रहे थे, अब आप दो एटम्स को मिला के क्या बनाने लग गए, कंपाउंड्स। क्या बनाने लग गए, कंपाउंड्स। इन एटम ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसे शेयर किया। शेयर मतलब समझ लीजिए ये जो सेंटर में चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये इसके, ये इधर, ठीक है। तो फिर ये क्या कहेंगे, या तो तुम पूरे ही ले लो इस इलेक्ट्रॉन को, अगर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन उठ के इधर जा सकता है, और ये न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस प्लस अदर इलेक्ट्रॉन कहाँ इससे चिपक जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली। तो इस वजह से ये कुछ कॉम्बिनेशन बना के शेयरिंग करके या पूरा दे के क्या है कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सिमिलर एटम के बने हों। सिमिलर एटम मतलब जैसे कि हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम पास आए, उन्होंने हाइड्रोजन गैस बना ली। तो एक तो होता है सिमिलर का हो सकता है, और एक हो सकता है डिफरेंट का हो सकता है। मॉलिक्यूल एक क्या है, कॉम्प्लेक्स। मॉलिक्यूल को आप क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एटम। एटम का कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जिसमें वो हमेशा रह रहे हैं, ठीक है। ये सारी कहानी किस वजह से पॉसिबल हो पाई है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, या तो कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर उसकी शेयरिंग की वजह से ये सारी कहानी पॉसिबल हो पाई है। अब ये एलिमेंट और वो क्या होते हैं, कंपाउंड्स, तो वो ये होते हैं, एलिमेंट्स की बात करें, अगर सिमिलर टाइप ऑफ एटम एक साथ आके कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, या इवन सिंगल एटम, या तो सिंगल एटम हो या फिर सिमिलर एटम आके एक साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जैसे कि H2 हो गया और बाकी के H2 हो गए यहाँ पड़े हुए हैं, इन्हें हम क्या बोल देंगे, पहले तो हाइड्रोजन ने मिलके H2 बनाया और बहुत सारे H2 वहाँ पड़े हुए हैं, तो ये क्या है, एलिमेंट। बेसिकली एक टाइप का एटम प्रेजेंट हो जिस भी सब्सटेंस में, जिस भी बल्क में, उसे हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट। और अगर उसी में, और लेकिन अगर अदरवाइज अगर एक से ज़्यादा टाइप के एटम हो, अदरवाइज है ना, एक से ज़्यादा टाइप के एटम हो, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। जो रिएक्शन हो रही है एटम्स में, वो अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स में हो जाए और वो कोई सब्सटेंस बना ले, वो बल्क में पड़ा हुआ है, उन्हें हम कंपाउंड्स बोल देते हैं। अब आ जाते हैं हम कंपाउंड्स पे। एलिमेंट्स हो गए, मॉलिक्यूल हो गया, एटम्स हो गए, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स दो टाइप के हम क्लासिफाई कर लेते हैं, ऐसा कोई फंडामेंटल चीज़ होती नहीं है। कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया ऑर्गेनिक और एक हो गया इनऑर्गेनिक। आपने कभी
सुना हो तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है। ये सारे एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ऑर्गेनिक क्या होता है? जो कि लाइफ फॉर्म, जिनसे कि लाइफ फॉर्म बनी हुई है। और वो एलिमेंट कौन से हैं जिनसे लाइफ फॉर्म बनी हुई है? अगर आप वाटर को छोड़ दें तो उसके अलावा जो मैक्सिमम एलिमेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन्हें क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो भी मॉलिक्यूल हैं जो कि लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, ग्लूकोज जिससे आप पूरे दिन एनर्जी लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गए, देन विटामिन और फाइनली RNA DNA। ये सारे के सारे विटामिन, RNA DNA, लिपिड्स, ऑयल्स जो भी आपने पढ़े हों जो कि ऑर्गेनिक में काम आ रहे हैं, उसके बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक हो जाते हैं। और इनऑर्गेनिक किन्हें बोल देते हैं? अदर्स, जैसे कि वाटर, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। जिस धरती पे हम खड़े हैं उसमें मैक्सिमम यही है। SiO2 हो गया, Fe2O3। आपने सैंड देखी होगी या फिर सॉइल देखी होगी, उनमें मैक्सिमम जो प्रेजेंट है वो यही है। तो ऑर्गेनिक ऑब्वियसली धरती पे कम है और इनऑर्गेनिक ज़्यादा है। फाइनली, इससे पहले कि मैं क्लास ख़त्म करूं, आपको एक और चीज़ बता देता हूं क्योंकि वो यहीं बेस्ट एक्सप्लेन हो जाएगी। वो है, आपने कभी सुना होगा ये केमिकल चेंज होता है एक चीज़ और एक होता है फिजिकल चेंज। मुझे बताइए इसमें डिफरेंस क्या है? और सारे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि ये 4 वो ऑप्शन है, इनमें से बताइए हमें, जो भी वो पूछना चाह रहे हैं कि ये केमिकल है या फिजिकल है, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है। तो आपको लोग पता नहीं किस किस अपीयरेंस पे बताएंगे, फिजिकल बेसिस पे बताएंगे। बेसिक इतना है, अगर कोई चेंज हो रहा है जिसमें कि जो भी एटम या मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं वो क्या कर रहे हों, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन को बर्न करके आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या बना रहे हो? वाटर बन जा रहा हो आपके कार के इंजन में, जो अभी हाइड्रोजन बेस्ड कार हैं, तो ये केमिकल चेंज है। लेकिन अगर वाटर को ही आप आइस की फॉर्म से चेंज करके क्या कर रहे हो? लिक्विड में चेंज कर रहे हो, तो ये वाटर ही रहेगा। बेसिकली H2O का H2O ही रहेगा, कुछ नहीं बदला है। तो ये फिजिकल चेंज है। अदर देन केमिकल चेंज, मोस्ट ऑफ द चेंज वी सी अराउंड आर फिजिकल चेंज। आप किसी भी एक को समझ लीजिए, दूसरा समझ में आ जाएगा। तीसरा एक और होता है इसमें, वो ये है जो कि पूछते नहीं है और कभी भी पूछ लेंगे, वो ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप बोलेंगे कि एक एटम डिसइंटीग्रेट होता है। वहाँ हम बात कर रहे थे एटम के कॉम्बिनेशन अपनी पोजीशन बदलते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि हाइड्रोजन ही डिसइंटीग्रेट हो गया। मान लीजिए इसके पास एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, और ये डिसइंटीग्रेट होके कुछ फोटोन यानी लाइट एनर्जी निकल गई, कुछ इलेक्ट्रॉन और अदर फंडामेंटल पार्टिकल बन गए। ऐसी रिएक्शंस को जिनमें कि न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा हो एटम का, जो भी केमिकल रिएक्शन है उनमें क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की अदला बदली चल रही थी, उन्हें हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन की भी अदला बदली ना हो उन्हें हम फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जिनमें पूरा न्यूक्लियस की ही आफत आ जाए, जो एटम का न्यूक्लियस है उस वही डिसइंटीग्रेट या वही चेंज हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे मास एंड एनर्जी सेम है, ये प्रूव कर दिया था अभी, तो इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ मास के जो पार्टिकल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, क्वार्क्स हो गए, ये कभी कभार एनर्जी के पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब में या हाइड्रोजन बॉम्ब में जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। सो न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है और उसमें न्यूक्लियर का या तो फ्यूजन हो रहा होता है, जैसे कि हाइड्रोजन मिलके क्या बना लें?
हीलियम बना लें, या फिर फिजन हो रहा हो, जैसे कि यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेट होके बहुत सारी एनर्जी निकले और अदर छोटे पार्टिकल्स में डेवलप हो जाए या ट्रांसफॉर्म हो जाए, जैसे कि हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराया था 1945 में। ये हिरोशिमा वाला बॉम्ब हो गया फिजन, जिसमें बड़ा पार्टिकल टूट के, बड़ा पार्टिकल का न्यूक्लियस टूट के छोटे पार्टिकल में तब्दील हो रहा था, प्लस एनर्जी में, फोटॉन्स वगैरह में तब्दील हो रहा था। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में जस्ट अपोजिट होता है, दो छोटे पार्टिकल के न्यूक्लियाई मिलके इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के अलावा उनके न्यूक्लियाई भी मिलते हैं, एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं विच इज मोर स्टेबल देन दिस वन, जैसे कि हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल हीलियम होता है। तो ये रिएक्शन सन में चलती रहती है, सन के कोर में, और वो हीलियम बन जाता है और उसमें भी हमें एनर्जी मिलती है। वंस अगेन बिकॉज एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट एट द फंडामेंटल लेवल। ये हो गए आपकी तीनों टाइप के जो चेंज है, फिजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर। सो ये याद रखिए, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, और कोई डाउट है तो मुझे बताइए। और जो मैंने अब आपसे वो जो 2 क्वेश्चन पूछे थे उन पे आ जाता हूँ। पहला बताइए मुझे मास क्या है, कमेंट्स में, व्हाट इज मास। सेकेंड इज ग्रेविटी ए फोर्स। ठीक है, मैं इन दोनों पे एक सेपरेट टॉपिक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें थोड़ा सा हिग्स बोसॉन को भी कवर कर लेंगे हम, जिससे आपको और आइडिया लग जाए कि हिग्स बोसॉन फील्ड क्या है। अगर आपको पता है आंसर तो मुझे कमेंट में बताइए, नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो देखिए मेरा। थैंक्स।